दिस इज व्हाट कॉल्ड बेल कर्व और नॉर्मल कर्व। ये एक्चुअली बेल कर्व या नॉर्मल कर्व क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लास 11th में आप लोगों के में डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व या बेल कर्व। इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि अगर हम कुछ भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा का जो डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन मतलब कैसे स्प्रेडेड है वो डेटा, वो अपने सेंट्रल वैल्यू के आसपास स्प्रेडेड होता है। और वो जो सेंट्रल वैल्यू होते हैं उसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। क्लियर? तो जैसे ये म्यू जो है ये उसकी सेंट्रल वैल्यू बता रहा है। तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर अब दो चीजें आप देखोगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। एक तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो जस्ट वेट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होता है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, सैंपल और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्डिंग्स में, बट अगर देखा जाए ओवरऑल बहुत डिफरेंट चीजें होती है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, सपोज ये एक पॉपुलेशन है 10,000 पर्सन की, और सपोज यहां पर हम सारे पर्सन की हाइट मेजर कर रहे हैं। और हाइट मेजर करने के बाद जो पूरी पॉपुलेशन का जो मीन आ रहा है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो आ रहा है 5 फीट 4 इंचेस। मतलब पूरे 10,000 पीपल की पॉपुलेशन की हाइट का जो मीन है, मीन हाइट जो है, ये 10.4 इंचेस कंसीडर कर रहा है। ओके, अब अगर मान लो इसमें मैंने कुछ एक सैंपल कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 10 पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी हाइट का मीन निकाला, तो उनकी हाइट का मीन क्या आया, 5 फीट 3 इंचेस। ठीक है, और वहीं अगर मान लो दूसरी तरफ मैंने अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 लिया, फिर यहाँ 10 लिया, फिर यहाँ 10 लिया, और हर एक 10 के सैंपल का मीन निकाला, तो इसका मीन आया 5 फीट 3 इंच, इसका मीन आया 5 फीट 7 इंच, इसका आया 5 फीट 4 इंचेस। करेक्ट? तो यहां पर अगर हम सिंगल सैंपल को लेके उसका एनालिसिस करें तो सैंपल है, लेकिन मल्टीपल सैंपल को लेके उनके मीन निकालना है, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। क्लियर ये चीज? ओके, फर्दर देखो यहां पर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लेते हैं तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने एक सैंपल लिया और उसका ग्राफ प्लॉट किया, हिस्टोग्राम प्लॉट किया, तो ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम बहुत सारे सैंपल्स लेते हैं, उनका मीन निकालते हैं और मीन का हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? फर्दर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन ये कैसे निकलता है, इस प्रोसेस को समझना। पहले पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमने रैंडमली n सैंपल्स को कलेक्ट किया, n सैंपल्स है तो इन सबकी हाइट देखो डिफरेंट लिखी हुई है, अलग अलग हाइट है। फिर हमने क्या किया, इनका मीन कैलकुलेट किया। मीन कैसे, पूरे जैसे 5 पर्सन हमने लिए तो पूरे 5 की हाइट का सम निकाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनका मीन कितना आ गया, 129 आया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट 5 सेलेक्ट किए, उनका मीन निकाला, उनका मीन कितना आ गया, 120, सेम है ना, सॉरी सेम है 129। फिर उसके बाद हमने हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए देखो 129 जहां पर आया ना उसको यहां पर प्लॉट कर दिया। क्लियर? फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमने और कुछ लोगों को लिया, फिर उनका मीन निकाला, सपोज नेक्स्ट का मीन आ रहा है 149, 149 को हमने ग्राफ में लोकेट किया, वो सपोज इस जगह पे आ रहा था, 129 इस जगह पे आ रहा था। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट 5 लोगों को लिया, उनके मीन हाइट कैलकुलेट की, फिर उसको भी यहां पर प्लॉट किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो जितने बार आ रहा है, तो यहां पर भी जो मीन आ रहा था वहां पर भी जो मीन आ रहा था सेम होगा, तो वहां पर बार जो है उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? फर्दर जब हमने इस तरह से बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए और हर सैंपल का मीन निकाल के उनको जब हिस्टोग्राम प्लॉट में शो किया, तो वो हिस्टोग्राम प्लॉट कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर ये चीज? दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर? और अगर हम और ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स पे मूव करेंगे तो ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इट विल लुक लाइक दिस बेल कर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? फर्दर ये सारे कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। फर्दर इस पॉइंट पे आते हैं। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दो अलग चीजें होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर मान लो मैंने 10,000 लोगों की हाइट्स को मेजर किया,
तो जब मैं उनकी हाइट को मेजर कर रहा हूं तो हो सकता है उसमें बच्चे भी होंगे जिनकी हाइट 1 फीट या 1.5 फीट होगी, ठीक है, और कोई बहुत लंबे भी होंगे। तो ये जो डिस्पर्शन है, यहाँ पर सबसे कम हाइट आएगी इस जगह पे, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट वाले लोग आएंगे, ऐसे ही होगा। क्लियर? सबसे कम हाइट वाले बहुत कम लोग होंगे, सबसे ज्यादा हाइट वाले भी बहुत कम लोग होंगे। ज्यादातर लोग जो है वो मीन वैल्यू के आसपास होंगे, इसलिए वो कर्व जो है सेंटर पे ज्यादा हाइट शो कर रहा है, ये इसका वैल्यू ज्यादा है। क्लियर ये चीज? अब हमने क्या किया, यहाँ पर सारे सैंपल्स कलेक्ट किए इसमें से, फिर उनका मीन निकाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका जब मीन कैलकुलेट किया और जब हम उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो वो हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों का अगर आप ग्राफ देखोगे, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? बताओ, कुछ डिफरेंस है इसमें और इसमें? एग्जैक्टली exactly. ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये क्या है? नैरो है, और ये थोड़ा सा क्या है? स्प्रेडेड है। तो ये हमेशा होता है, ये नैरो रहता है और ये क्या होता है? स्प्रेडेड होता है। नहीं, सैंपलिंग में क्या होता है, सैंपलिंग जब हम करके एवरेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कम हाइट वाले लोग भी हैं, जैसे किसी की हाइट 1 फीट है, किसी की हाइट 7 फीट है, तो अगर हम एवरेज कर देते हैं तो एवरेज होने के कारण वो जो कम वाला जो है 1 और 7 का एवरेज, फॉर एग्जाम्पल कितना आएगा? वो 4 आएगा। तो वो 1 वाला डिस्कार्ड हो जाता है, वो 7 इधर से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ है कि नहीं ये चीज? तो ये एवरेजिंग करने के कारण जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो लेफ्ट आउट हो जाती, तो यहां पर कंप्रेस्ड हो जाता है। क्लियर ये चीज? बट अगर आप एक चीज देखोगे दोनों में कॉमन रहेगी, वो क्या है? उसकी सेंट्रल वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दोनों का मीन, सेंट्रल वैल्यू मतलब क्या? मीन। दोनों का मीन सेम एक जैसा होगा, लेकिन ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड कम होगा। अब ये स्प्रेड किससे पता चलता है? ये स्प्रेड का मेजर क्या है? इसका मेजर होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसका रहेगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ज्यादा रहेगा, और यहां पर इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा? कम होगा। क्या ये चीज क्लियर है शैवी? ओके। यस सर। ओके, फर्दर सेम चीज देखो यहां बताने की कोशिश की, ये यहां पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल वैल्यू दोनों की सेम आएगी, मतलब मीन सेम आएगा, बट यहां पर जो वेरिएंस है वो अलग होगा। तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान दोगे तो म्यू इसका मीन है, म्यू एक्स इस वाले का, म्यू एक्स बार इस वाले का मीन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। यहां पर इसको म्यू एक्स बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स बार मतलब मीन का मीन निकला है, सैंपल के मीन का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज यहां पर मैंने मिस कर दी, ये वाला पॉइंट आपने देख लिया होगा, तो सिग्मा एक्स बार जो है वो सिग्मा से क्या होगा? कम होगा। मतलब वही जैसा आपने बोला ना, ये नैरो है और ये स्प्रेडेड है, तो उसका मेजर जो है वो सिग्मा से ही पता चलता है। क्लियर ये चीज? ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि दोनों का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो सेम होता है, लेकिन दोनों के वेरिएंस में क्या रिलेशन है? तो दोनों के वेरिएंस में ये रिलेशन है, ठीक है। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रूट एन। अब यहां पर एन क्या होता है? एन होते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दो चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आगे यूजफुल होंगी, ठीक है। ये दो चीजें, किसको? ये म्यू, हाँ, ठीक है। यहां पर सिग्मा म्यू जो है वो है मीन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड म्यू एक्स इज मीन फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे,
और उसके बाद ये म्यू सिग्मा डैश, सिग्मा सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड, हाँ बोलो नैना क्या पूछ रहे हो? सर वह म्यू एक्स बार आएगा क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पर म्यू एक्स बार आएगा, करेक्ट। सिग्मा एक्स बार, And so like sigma denotes for standard deviation in population, but yes, x bar is mean in sample, like in sample distribution. yes. So this is contradicting, no, that we are using different signs. Just listen to this. Actually, mu denotes the mean of population distribution, whereas sigma denotes the standard deviation for population distribution. Sigma is for standard deviation, mu is for mean. If there is no subscript here, then it is for population. If there is a subscript of x, then it is for sample. So no contradiction is okay. Yes, sir. Okay. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, ये फॉर्मूला भी दोनों नोट डाउन करना, आगे यूज होगा। ओके, ऑल्सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू which is standard deviation for sampling distribution is also called a standard error, correct? So it is also called a standard error. This is what the error between the actual population distribution and the sampling distribution. Clear? So I should move to the next slide. Okay, I will provide all these notes. Okay, so just understand this. So this is what sample distribution, this is population distribution, this is sampling distribution. Okay. Now, again, population distribution and sampling distribution both looks similar. Okay. Now, let's move to the next topic, that is central limit theorem. अब एक्चुअल में यही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये सारे फंडामेंटल्स तुम लोगों को एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो क्या होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, समझना या ध्यान देना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ड की मीनिंग तो समझ में आ गई आपको। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल ऑलवेज बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मली मतलब वो बेल शेप्ड कर्व के जैसा दिखेगा, एज लॉन्ग एज द सैंपल साइज इज लार्ज इनफ। मतलब कब, जब सैंपल साइज क्या होगा, लार्ज होगा, उस केस में। क्लियर हुआ ये चीज? इसके बाद लिखा है रिगार्डलेस वेदर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ नॉर्मल, a Poisson, a binomial or any other distribution। मतलब भले ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कोई अलग टाइप का दिखे, नॉर्मल दिखे, पॉइजन दिखे, बायनोमियल दिखे, बट उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसे दिखेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखेगा। क्लियर? और एक और पॉइंट लिखा है, द सैंपल साइज ऑफ 30 और मोर इज कंसीडर्ड टू बी सफिशिएंट टू होल्ड CLT। मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए ये 30 सैंपल्स होने की कंडीशन है। मतलब n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये लिमिट थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा। एज लॉन्ग एज बोला ना, तो एज लॉन्ग एज मतलब मिनिमम 30 सैंपल्स होने चाहिए। क्लियर? अब देखो, इसको मैं आपकी बुक से समझाता हूं। आपकी बुक में देखो पेज नंबर 582 ओपन करो, पेज नंबर 582। ओके, ओपन किया सबने? ओके, सो पेज नंबर 582 में सेंट्रल लिमिट थ्योरम की सेम स्टेटमेंट यूज हुई है। अब वहां पर आपको सबसे पहला जो कॉलम रो दिख रहा है वो क्या है टेबल में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट टाइप का पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है आपको? तो वहां पर फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके नीचे, उसी के नीचे अगर देखोगे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, और उसमें n इज इक्वल टू क्या लिया है, 2। मतलब 2 सैंपल का एवरेजिंग किया उसने। क्लियर? फिर उसके बाद उसके नीचे अगर जाओगे नेक्स्ट पेज में, तो n इज इक्वल टू 5 में उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, फिर उसके n इज इक्वल टू 30 में उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो किया। दिख रहा है वो? फर्स्ट कॉलम पे ही फोकस करो पहले, फर्स्ट कॉलम में पॉपुलेशन 1 के लिए। क्लियर?
पॉपुलेशन 2 अगर देखोगे तो पॉपुलेशन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन अलग था, फिर n इज इक्वल टू 2 में उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 5 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फिर 30 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। सिमिलरली पॉपुलेशन 3 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अलग था और उसके फिर अलग अलग केसेस में उसके डिस्ट्रीब्यूशन लिए n के लिए। सो अगर आप चेक करोगे लास्ट रो में, मतलब जब n इज इक्वल टू 30 है, तो तीनों केसेस में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा दिख रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बेल शेप्ड कर्व दिख रहा है, भले ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर हुआ ये चीज? शेवी, नैना, क्लियर? ओके Yes, sir. Okay, so this is what central limit theorem, and actually this topic is important because one question was asked the previous year in 2022 from this topic. Okay, so let's move to the formula which is used for central limit theorem. So I have already discussed this formula. The mean of sampling distribution is the mean of population distribution. ये already मैंने बता दिया था. Clear? So mu x is equals to mu, and the next formula is the standard deviation of sampling distribution is the standard deviation for population distribution by the square root of sample of size. मतलब वो ये बोलना चाह रहा है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ये भी आपने ऑलरेडी लिख लिया था। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कंक्लूजन है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ जाए, नैना, हो गया? Yes, sir. ओके अब ये क्वेश्चन आया था आपका लास्ट टाइम 2022 सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में, टर्म 2 में। सो क्वेश्चन क्या था देखना, अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स एक्स बार है is formed from the population distribution of mean weight mu is equals to this. ठीक है, a sampling distribution of sample means, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? सैंपल के मीन से बनता है, ये मैंने समझाया था, तो वही बताना चाह रहा है। इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ मीन दिस, तो ये जो म्यू इज इक्वल्स टू 60 गिवन है, 60 kg, ये एक्चुअल में क्या पॉपुलेशन मीन है। क्लियर? एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, तो ये जो 9 है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है? पॉपुलेशन का, मतलब ये सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब यहां पर ये वर्ड भी नोट डाउन कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन का ही एक दूसरा नाम होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन ही होता है। क्लियर? What is the expected value and standard deviation of x bar if the sample size is 36? So आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, किसका? x बार का। x बार मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर हुआ ये चीज? सो म्यू एंड सिग्मा इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड म्यू x bar and sigma x bar is equals to question mark. Is this question clear to all of you? Okay. So what is the value of mu x? Sir, 60. 60. It will be 60. No change in this. So mu x bar is equals to mu, that is equals to 60. Because this sample size, actually this value is n, correct? This value is n. So if it is n, so CLT can be applied and mu x is equals to mu. क्लियर हुआ ये चीज? नहीं समझ में आया? देखो इधर पे, यहां पर क्या बोलता है सी, समझ गया ना? CLT क्या बोलता है? वो नॉर्मल कर्व कब बनेगा? जब नंबर ऑफ सैंपल्स 30 से ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल्स 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है तो मीन दोनों का क्या होगा? सेम होगा, बस वही चीज की। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सिग्मा एक्स। सो फॉर्मूला चेक करो, सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन रूट एन, करेक्ट? सो सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 9 डिवाइडेड बाय रूट एन, एन की वैल्यू कितनी है? 36, 36 का रूट कितना होता है? 6, सो 9/6 दैट इज 3/2, दैट्स इट, ये होगा आंसर। क्लियर? क्लियर सबको? सर तो हमने म्यू क्यों फाइंड किया है यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना, देखो यहाँ पर ये वाला लाइन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन होता है, ध्यान रखना, ठीक है? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दोनों चीजें निकालनी थी। ओके, मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Yes, And sir. so, like they've written, sample size is 36, not population size. No, So it they is are no. also equal. Just wait. It is not population size. It is sample size. Sample size is different. For example, we have 10,000 persons, but we are taking samples of 36 at a time to calculate the mean of individual sample. Okay, correct? Yes, sir. Okay. Next question पे move कर रहा हूँ. Okay, solve this question. Solve this question. Okay. देखते हैं क्या लिखा है. The record of weights of male population follows the normal distribution. Okay. Its mean and standard deviation are this and this. तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको. किसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है? पॉपुलेशन का. सो म्यू इज इक्वल्स टू 70 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 15. ओके. इफ अ रिसर्चर कंसीडर द रिकॉर्ड्स ऑफ 50 मेल्स, तो n की वैल्यू गिवन है यहां पर 50. करेक्ट. What would be the mean and standard deviation of the chosen sample? तो chosen sample का mean और standard deviation क्या होगा, ये निकालने बोल रहा है. मतलब mu x निकालने, mu x bar that is equals to mu, that is equals to 70. Correct. Sigma x bar that is equals to sigma upon root n, that is equals to 15 upon root n की वैल्यू कितनी? 50. Further solve this and you will get the standard deviation. Same question, just you have to understand from the data. Okay, तो ये clear हो गया सबको? Okay, Sir, now to the previous slide. okay. Sir, here 50 males are sample size. Yes. Look क्या लिखा हुआ है इसमें. If a researcher consider the records of 50 males, तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो 50 मेल्स का कर रहा है, ये बोल रहा है. Yes, sir. जैसे सिंपली क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्चर है, जैसे मेरी एक रिसर्च चल रही है अभी करेंटली, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साइकोटिक डिसऑर्डर को क्लासिफाई कर रहा हूँ. तो जिसमें एक साइकोटिक डिसऑर्डर का नाम होता है सिज़ोफ्रेनिया. ठीक है. तो सिज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और दूसरा है हेल्दी कंट्रोल. हेल्दी कंट्रोल मतलब नॉर्मल ग्रुप. ठीक है. तो अगर मुझे ये चेक करना है कि जो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है उनकी ब्रेन एक्टिविटी में और नॉर्मल पर्सन की ब्रेन एक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उनके बेसिस पे इनको डायग्नोस किया जा सकता है. तो मैं सारे पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सैंपल साइज का कैलकुलेशन करूंगा और मैं 50 लोगों का सिर्फ डेटा कलेक्ट करूंगा. और वैसे ही हेल्दी कंट्रोल में भी मैं 50 लोगों का डेटा कलेक्ट करूंगा. फिर दोनों की ब्रेन एक्टिविटी मेजर करूंगा. अगर मुझे पता चला कि इसकी ब्रेन एक्टिविटी 50 में और इसकी ब्रेन एक्टिविटी 50 में, दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है, तो ये जो 50 का जो डेटा सेट है वो पूरे सिज़ोफ्रेनिया पॉपुलेशन को बता रहा है. और वहीं इसका जो 50 का, एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है क्योंकि ये कंसेप्ट आगे यूज होगा भी, जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उससे ये रिलेटेड है. ठीक है. तो अगर ये 50 का जो पूरा डेटा है वो जो चीज बता रहा है और ये जो चीज बता रहा है, दोनों अलग अलग चीजें बता रही है, मतलब हमको ये पता चल जाता है कि ये जो है ये इस पूरे ग्रुप के लिए ये वैल्यूज अलग होगी और इस पूरे ग्रुप के लिए वो वैल्यू अलग होगी. लाइक दैट. क्लियर? ओके. Sir, also we can leave our answer in fraction. Yes, actually we can leave our answer fraction also, or you can also calculate this value, because if further you want to calculate, so it will be 15 upon 5 root 3 by 2. root 2. Correct, 5 root 2, and further 3 upon root 2, and further if you want to rationalize, you can rationalize and put the value of root 2 also. Okay. ओके, सो ये टॉपिक हो गया. नेक्स्ट अब हम आते हैं, सो लास्ट क्लास में और हमने क्या पढ़ा था, देखो एस्टिमेशन स्टार्ट किया था. पॉइंट एस्टिमेशन के क्वेश्चंस हमने किए थे एक्सरसाइज 10.1 पे. अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन पे. ठीक है. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 585.
पेज नंबर 585। ओके, और इस पेज नंबर पे आप लोग सबसे पहले चेक करना, इंटरवल एस्टिमेशन लिखा हुआ है बॉटम में, इंटरवल एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। ओके, तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और मुझे ये पता करना है कि अभी एग्जाम्स होने वाले हैं तो कितने परसेंट स्टूडेंट पास होंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे 100 स्टूडेंट से पूछ पाना मुश्किल है, तो मैं रैंडमली 5-6 बच्चों को सेलेक्ट कर लूंगा। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, सैम्पलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर सैम्पलिंग किया मैंने, 5 स्टूडेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया, एक बहुत शार्प हो गए, एक एवरेज हो गया, एक डल हो गया, इस टाइप के सारे स्टूडेंट्स को। और मैंने सबसे पूछा कि क्या चांस है, आप कितने पास हो सकते हो। सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। तो उसके बेसिस पे मैंने देखा कि हाँ 90 या 80% या 85% लोग जो है पास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अपने कंक्लूजन से, डेटाबेस जो मैंने पूछा लोगों से, सैंपल्स जो कलेक्ट किए, उसके बेसिस पे मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 80% लोग जो है वो पास हो जाएंगे ओवरऑल 100 में। क्लियर? तो 85% ये पॉइंट एस्टिमेशन है। क्लियर? बट जरूरी नहीं है कि इतने ही पास हो, इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि मैं इसको एक रेंज में शो कर दूं। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि 80% टू 90% स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर एक इंटरवल बता दिया। अभी इस इंटरवल के साथ मैं कॉन्फिडेंस भी जोड़ देता हूं कि मैं कितना श्योर हूं कि इतने परसेंट लोग पास हो जाएंगे। तो मैं यहां पर एक कॉन्फिडेंस वैल्यू भी बता देता हूं कि मैं 99% श्योर हूं कि इतने बच्चे तो पास हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? सो दिस इज व्हाट इंटरवल, दिस इज व्हाट माय कॉन्फिडेंस लेवल, that I am 99% sure that this much student will get passed from this. Correct? So this is what interval estimation. क्लियर? तो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखो, अपनी बुक पे ध्यान देना, और आप पेन से चाहे हाईलाइट कर लो, लिख लो, जैसा भी, उन चीजों को देख लो। तो इसमें लिखा है पेज नंबर 585 में बॉटम में, इन इंटरवल एस्टिमेशन वी फाइंड 2 नंबर्स यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक बिटवीन विच अ पॉपुलेशन पैरामीटर लाई। ये पॉपुलेशन पैरामीटर लाई और सैंपल स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है समझो। यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल निकालते हैं। किसका इंटरवल निकालते हैं? सैंपल स्टैटिस्टिक का। सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? या तो मीन होगा या क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं, किसके बारे में कंक्लूड करते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब अगेन मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका? पूरे पॉपुलेशन का। जैसे मैंने सिर्फ 5 लोगों से पूछा और मुझे ये इंटरवल मिला, लेकिन मैं पूरे 100 स्टूडेंट के लिए ये कंक्लूड कर रहा हूं। क्लियर हुआ ये चीज? तो बस वही बता रहा है। तो वहां पर उसने एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल ए टू बी, ए टू बी। तो ये जो ए है ये लोअर लिमिट है या लोअर इंटरवल है जैसे यहां पर, और बी जो है ये हायर बाउंड है या हायर इंटरवल है, और इसके बेसिस पे मैं मीन का इंटरवल बता रहा हूं। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, फर्दर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म जो आपके बुक में लिखा हुआ है, उसको देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आगे हम इंटरवल एस्टिमेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ए रेंज ऑफ वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल स्टैटिस्टिक व्हिच इज likely to contain the value of unknown population parameter। तो ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलेंगे। इस इंटरवल को क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, फर्दर इसमें मैं एक फिगर बना रहा हूं जिसको आप लोग ड्रॉ कर लेना, जो कि शायद बुक में गिवन नहीं है, जिससे समझना इजी हो जाता है। एक्चुअली जब भी हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमने देखा है, जो सैंपल का मीन है वो बेल कर्व बनाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, जिसकी सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो म्यू होती है। क्लियर ये चीज? और यहाँ पर जैसे इस केस में भी देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट था, ये पॉइंट कौन सा था? 80%, जिसको कि मैं सपोज ए ले लेता हूं, और दूसरा पॉइंट जो था वो क्या था? 90%, जिसको कि फॉर एग्जांपल मैं बी ले लेता हूं। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो रेंज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाली जो रेंज दिख रही है, ये हमारी एक्सेप्टेंस रेंज है। मतलब जो लोग इस बीच में आएंगे वो लोग इस कंडीशन को या इस एस्टिमेटेड इंटरवल को
ट्रू कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? और उसके अलावा जो इधर वाली जो हमारी रेंज है, ये वाली रेंज, ये हमारी रिजेक्शन रेंज है। ये वाली रेंज मतलब अगर कोई इसके बाहर आ गया तो वो रिजेक्ट कर दिया हमारे इंटरवल की कंडीशन को। क्लियर? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोग लिख के रखो, जो बुक में नहीं है वो भी, क्योंकि ये सब यूजफुल है। ठीक है, आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां पर इस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रेंज, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस रेंज। और इस एक्सेप्टेंस रेंज को कैलकुलेट किया जाता है 1 माइनस अल्फा से। अब अल्फा क्या होता है मैं बताऊंगा उसको, ये ड्रॉ कर लो फिगर, क्योंकि आपको शायद बुक में नहीं दिखेगा। यहां पर अल्फा को बोला जाता है, अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये सब आगे हम न्यूमेरिकल्स जो करेंगे ना उसमें यूज होंगे। और ये जो 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा, ये एक्चुअली होता है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, ओके, ये नोट डाउन किया सबने? सर 1 माइनस अल्फा क्या है? 1 माइनस अल्फा है कॉन्फिडेंस लेवल, और अल्फा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैं इस चीज को समझा रहा हूं, क्या होता है समझना। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में जैसे मैंने ये बोला ना कि 99% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इतने परसेंट लोग पास हो जाएंगे। तो ये जो 99% है ये एक्चुअली 1 माइनस अल्फा है। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 99% मतलब कितना हो जाएगा? 0.99, ये होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.01, ये अल्फा की वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ ये चीज? और अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया? 0.01। एंड 1 माइनस अल्फा ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। क्लियर हुआ ये चीज? सर ओके, ये 0.01 क्या इंडिकेट कर रहा है? 0.01 ये एक्चुअली एक लेवल है। इसका मतलब ये होता है कि 0.01% या 1% चांस है कि लोग इस इंटरवल के एक्सेप्टेंस रेंज के बाहर आएंगे, ये बताता है। 0.01 या फिर 1% बोलना चाहिए। 1% ये इंडिकेट करता है कि 1% लोग इस इंटरवल के बाहर आएंगे, ये चांस बताता है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं आगे। अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने बुक पे ही चेकआउट करना। बुक पे आपको दिख रहा है, नेक्स्ट जो चीजें दिख रही है वो है कॉन्फिडेंस लेवल, दिख रहा है पेज नंबर 586 पे, कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है समझ गए? 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल। और ग्राफिकली देखा जाए तो एक्सेप्टेंस रेंज जो है वो जो लेवल रेंज है उसको कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं। उसमें आप पढ़ सकते हो बाकी वो जो सारी चीजें लिखी है थ्योरेटिकल उसकी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद लिखा है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? सैंपल स्टैटिस्टिक। तो क्या होता है सैंपल स्टैटिस्टिक? इसका मतलब है मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि सैंपल स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही हमने पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? मार्जिन ऑफ एरर। तो ये मार्जिन ऑफ एरर एक्चुअल में क्या देता है? जो जैसे कि मान लो हमने पिछली क्लास में भी शायद मैंने मार्जिन ऑफ एरर आपसे डिस्कस किया था। मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है? जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल का मीन है, दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर। क्लियर? तो ये तीन चीजें यहां पर है जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो। और उसके बाद आता है इंटरवल एस्टिमेशन का फॉर्मूला। तो यहां पर लिख लेना इंटरवल एस्टिमेशन मैथड, इंटरवल एस्टिमेशन मैथड। इसके पहले पूरा थ्योरेटिकल चीजें थी जो मैंने बताया, अब ये मैथड है, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो उसके मैथड में सबसे पहले
इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार। म्यू क्या है? पॉपुलेशन का मीन। एक्स बार क्या है? सैंपल का मीन। म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर। और इसको मैं ई से अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस माइनस ई। ई मतलब मार्जिन ऑफ एरर है। क्लियर? और ये बाकी टर्मिनोलॉजी तो आपको पता है, हालांकि वो बुक में भी लिखा हुआ है। अब आते हैं मार्जिन ऑफ एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है So ई what इज, is E? Margin of error. ई इज मार्जिन ऑफ एरर। So where it is written? इट इज इन बुक पेज नंबर 586। Yes, I got it. Okay. Next, calculation of margin of error. It is also written. So calculation of margin of error can be calculated by using this formula: Z alpha by 2 into sigma divided by n, root n. Correct? Sir, why we are taking both plus and minus? Because actually for this, consider for this, okay, we are considering that mu, let us consider that mu is suppose 85, ओके जैसे कि मैंने, अगर मान लो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, 5 लोगों से पूछा, और उनके हिसाब से मैंने देखा कि 85% लोग जो है वो पास हो जाएंगे, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए क्या किया, -5% कर दिया, +5% कर दिया। हो सकता है उससे कुछ कम हो, कुछ ज्यादा हो, इसलिए सेंट्रल वैल्यू से पहले और बाद के भी कुछ वैल्यूज को हमने कंसिडर कर लिया, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस किए। क्लियर? Yes, sir. ओके अब इसके बाद ये फॉर्मूला है, यहां इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, देखो वहां पर एक टेबल बनी हुई, ये टेबल के डेटा जो है आपको एग्जाम्स में वैसे प्रोवाइडेड होंगे, आप पहले इस टेबल को समझ लो कि टेबल यूज कैसे होगी। ठीक है, तो टेबल में सबसे फर्स्ट जो कॉलम है वो किस चीज का है, देखो क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस लेवल। ये है कॉन्फिडेंस लेवल। क्लियर हुआ ये चीज? तो कॉन्फिडेंस लेवल में सबसे पहला कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, देखो 1 माइनस अल्फा था, 1 माइनस अल्फा था ना कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिखा है, 90%, फिर कौन सा लिखा है 95%, फिर नेक्स्ट कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 99%। ओके, फिर उसके नेक्स्ट जो कॉलम है वो किसका कॉलम है, अल्फा का कॉलम है। तो अल्फा कैसे निकलेगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो इस केस में अल्फा कितना होगा 0.1, इस केस में अल्फा कितना होगा 0.05, इस केस में अल्फा कितना होगा 0.001। क्लियर हुआ ये? ठीक है, सॉरी 0.01 ही होगा, मैंने यहां गलत, 0.01 करेक्ट। फिर उसके नेक्स्ट अल्फा बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0 पॉइंट, ये क्या जाएगा 0.5, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.025, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो भी है 0.005, और उसके बाद यहाँ पर है z अल्फा बाय 2, z अल्फा बाय 2। तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू, z एक्चुअली एक पैरामीटर है जो जिसको हम कोफिशिएंट बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं z अल्फा बाय 2, एक्चुअल में एक पैरामीटर, ये समझ लो। इसमें ना एक्चुअली कई चीजें ना हमको आगे जाके समझ में आएंगी, उसमें जब हम 1 टेल और 2 टेल टेस्ट पढ़ेंगे ना, जिसमें कुछ पैरामीटर निकाले जाते हैं जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीजें आगे आएंगी। अब 1 टेल और 2 टेल क्या होता है, जैसे कि वो बेल शेप्ड कर्व है, उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो सारी चीजें। तो इसमें अभी ये, इसको मान लो कि अब एक सिंपल पैरामीटर कंसीडर करके चलो, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, तो इसकी वैल्यू है 1.645, नेक्स्ट वाले की वैल्यू है 1.960, और उसके बाद नेक्स्ट वाले की वैल्यू है 2.576। ठीक है, तो ये टेबल आपको प्रोवाइडेड होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर आगे।
So like these percentage values, like where they are on the bell diagram. This percentage value, Yes, sir. this percentage value, where it is applied, you are asking this in this diagram. Yes, sir. Actually, in this diagram, this percentage value indicates that 90% of population fall in this confidence interval, whereas 10% lies outside the interval. Suppose I say that I'm 90% sure that the people will get pass. So it means 90% interval is this. Correct? Sir, so on the either sides we will have 5%. Yes, correct. Here and here it is 5%. Correct. Okay. So let's move to the questions directly. Start करें questions. Okay. So question start करते हैं. Exercise 10.2. Question number 1. चेक करना क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में. And sir, that hypothesis topic is there in our syllabus. Yes, this topic is there in your syllabus. Actually, the topics which is deleted from, I have seen that handbook also from CBSE, and in that handbook, most of the numericals are not there. Only one exercise of numerical is there. I have shared that book with all of you, but the theoretical topics are there, and in syllabus also so much theory is given. Okay, so the numericals are simply based on this only, and most of the focus should be on a theoretical part in this. Okay, and yes, hypothesis testing, that part is there in your syllabus. However, the calculation of hypothesis or testing of hypothesis has two different methods. First one is t-test and other one is z-test. So that z-test is not there in your syllabus. So that's why 10.3 from this book is not there. However, the theoretical part before that exercise is there in your syllabus. Hypothesis. What is hypothesis? How it is different from null and alternate hypothesis. So I will explain that. Okay. Okay. So question number 1. So question number 1 में देखो क्या लिखा हुआ है. A simple random sample of 50 items. तो यहां पर आपको पहले ही समझ में आ गया 50 items मतलब n is equals to क्या है 50. Clear? From a population with sigma is equals to 6. So यहाँ second जो standard deviation sigma की value आपको क्या दे दी है 6. Resulted in sample mean of 32. तो ये जो 32 है ये क्या है 32 है ये क्या है it is x bar, which is sample mean. Correct? Because sample mean is there, so we will write it as x bar. Now, first part of this question is provide a 90% confidence interval for the population mean. So population mean, just underline that last two word, population mean. So you have to find interval for population mean, which means mu. So you have to find interval for mu. Correct? यहाँ तक clear? Okay. So क्या है formula mu का? Mu calculate interval of mu का. Mu is equals to x bar plus minus e. ये formula है. x bar की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दी हुई है. आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और e निकालने का फॉर्मूला क्या है अच्छा इसमें 90% दिया हुआ है ना 90%. हाँ e निकालने का फॉर्मूला क्या है चेक करो नहीं फॉर्मूला क्या था z अल्फा बाय 2 है ना मार्जिन ऑफ एरर का ये z अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट n z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट n ये फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ एरर का. ओके अब इसमें z अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या लेंगे तो वो टेबल चेक करो पेज नंबर 586 में. तो 90% अगर इंटरवल है तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या लेनी है 1.645 दिख रहा है. ठीक है तो यहां पर e इज इक्वल्स टू z अल्फा बाय 2 के प्लेस पे आएगा 1.645 इनटू सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है √50. सॉल्व करो इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ना रहेगा
ठीक है, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता दे रहा हूँ, 6 इंटू 1.645 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय √50। तो ये आएगा, अरे यार गलत हो गया, 50 ये हो गया 1.645 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। बिना कैलकुलेटर के तो कई सारे टॉपिक्स तो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, इसका अगर तुम लोगों को करना है तो 1.645 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। रैशनलाइज करना, √2 अपॉन √2, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, 1.645 इंटू 6 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70 नहीं 1.732 होती है, 1.414 1.41 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा 2 5 जा कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये 10 हो जाएगा। ओके, फर्दर सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1.39, अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो। अब ई की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करो, तो म्यू इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार, तो एक्स बार के प्लेस पे क्या आया 32 प्लस माइनस ई की वैल्यू कितनी 1.39 है, तो एक काम करता हूं मैं इसको 1.4 ले लेता हूँ, राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ओके, सो एक बार प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 1.4, सो इट विल बी 33.4। और जब माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 1.4, सो ये डिफरेंस कितना आएगा 30.6, आई थिंक 30.6, करेक्ट। सो द इंटरवल विल बी 30.6 से लेके 33.4, ये आपका इंटरवल होगा। चेक करो आंसर अब। हाँ यही आ रहा है, क्या ये क्लियर हुआ शैवी? Sir, once again, can you please tell this calculation part after rationalization? After rationalization, actually this part in denominator, this √2 into √2, it will become 2. Now 2 5s are, it will be 10, correct? In the numerator, this is 1.645 into 6 into the value of √2 is 1.414. Okay. Now multiply the numerator and further divide it by 10. Correct? Now solve next question. जिनका हो गया next question बनाओ. Then it will be 1.39. Yes. Or approximately I have written as 1.4. Yes, sir. नैना समझ में आया क्या? हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ चलो। Actually, only till question number 6 is there. Further questions, we don't need to do further questions because the question number 7, from question number 7 onwards, all the questions are based on population proportion. Okay, that topic is not there in your syllabus. I have seen the syllabus and it is not there. So only till question number 6 you have to solve. Similarly, in the previous exercise also, the last question we did from 10.1 is also deleted. Population proportion question. ठीक है? क्या हुआ? Solve कर रहे हो? इसका सेकेंड पार्ट भी बच गया ना, इसका सेकेंड पार्ट भी है ना इसके बाद तो, प्रोवाइड ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसमें बस क्या चेंज होगा, वो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज होगा। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो शैवी, नैना? सेकंड Sir, second.
Okay, second part of first or directly question number 2? Question number 2. Okay. अभी के लिए कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लो, पहले मेथड सीख लो और उसके बाद में फिर कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर लेना. अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पहले कैलकुलेटर यूज कर लो. And so, like, if suppose it is 80% or 75, so that table will also be given to us. Or No, generally from 90 to 99, it will be asked. no, actually only these much levels are usually used. Sample mean x bar. हाँ. Especially in all the research purpose, only 95% is used, and if it is not mentioned the confidence level, then we will consider by default as 95%. इसको बाकी लोग भी ध्यान दो, अगर उसने कॉन्फिडेंस लेवल मेंशन नहीं किया है तो डिफॉल्ट लेवल जो है वो 95% होता है. ओके. सेकंड बना क्या? नहीं बना? अगर कुछ आंसर गलत आ रहा है तो पूछना, नैना, शैवी. Yes, sir. कौन से क्वेश्चन में? सर पॉइंट के अगला डिजिट में डिफरेंस है. बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि एक पॉइंट का डिफरेंस है? हाँ. इंटरवल ठीक लिया है, सेकंड का फर्स्ट. हाँ, कुछ बोल रहे थे नैना? E equals to 3.79. किस में? सेकंड का फर्स्ट. किसकी वैल्यू बोल रही हो? एक E. ई की वैल्यू. अच्छा, एरर. एरर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना उससे. z अल्फा बाय 2, तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू आएगी 1.96, फिर सिग्मा की वैल्यू आएगी 15 और रूट n मतलब रूट 60. बताऊं क्या सेकंड का फर्स्ट? हाँ. सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसको पहले देख लो एक बार. सबसे पहले आपको गिवन है n की वैल्यू 60, सिग्मा की वैल्यू गिवन है 15, ठीक है, x बार की वैल्यू गिवन है 80, ये सब गिवन है. फिर उसके बाद आप निकालने जाओगे e. फर्स्ट पार्ट में कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना बोला है? 90%. सर आ गया आंसर. आ गया ना आंसर? ठीक है, 90%. तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू इस केस में 1.96 है. E इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 z अल्फा बाय 2, ये होता है z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट 10. तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू 1.96 इंटू सिग्मा की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय रूट 60. ऐसे ही किया कैलकुलेशन कृष्णा? रूट 60 तो आएगा ना. सेकेंड
फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट बोल रहा है ना 80। हाँ हाँ इसीलिए गलत आ रहा है तेरा। ठीक है ये हो जाएगा, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट Like in क्वेश्चन। our answers, there are few variations. So, what will be considered correct? इन विच पार्ट? So, like in the previous question, also, like for example, first, second part, there I was getting 34.17 and 29.83. And यस the answer was 29.81 and 34.19. okay no problem. If it is up to the next digit of decimal it is correct. If it is till this point it is correct, then your answer will be considered as correct, no problem with that. Okay. Yes, sir. So here basically interval estimation of population proportion is cancelled. Yes. Yes, interval estimation of population proportion is cancelled. This topic is not there in your syllabus. सर हाँ बोलो। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट में ये स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा। उसमें क्या चेंज कर रहा है, एन की वैल्यू चेंज कर रहा है बस, और कुछ चेंज नहीं कर रहा है ना। एन की वैल्यू चेंज होगी बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब डिनोमिनेटर में ये जो एन के प्लेस पे 60 आया था ना, अब वो नेक्स्ट केस में 60 की जगह कितना आएगा, 120 आएगा। दैट्स इट। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो फिर नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इसको बना के आ जाना। ठीक है शैवी नैना, Yes, sir. बन जाएंगे क्वेश्चंस 3, 4, 5? Yes, I will solve them. Okay, try to solve rest of the questions. In case if you have any doubt from the remaining question, I will take that question in the next class. Okay, so आज का क्लास यही एंड करता हूँ मैं। Okay, Thank you, sir. okay, welcome.